1985 में उन्होंने त्रिशूल नाम की मिसाइल लॉन्च करी, फिर उन्होंने पृथ्वी लॉन्च करी 1988 में। 89 में अब अग्नि के पीछे लगे हुए थे, उन्होंने आकाश भी कर दिया, नाग भी कर दिया, अग्नि नहीं होती थी उनसे, अग्नि में बार बार फेल हो रहे थे। अग्नि मिसाइल ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, लेकिन देश भर में अब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। लोग अपने अपने हिसाब से इसका अलग अलग मतलब निकाल रहे थे, भाई क्यों फेल हो रहे हैं। अमूल ने तो वहां पे एक एड लगा दी, और अमूल कहता है जी अग्नि मिसाइल के अंदर तुम्हारा पेट्रोल कम पड़ जाता तो अमूल का बटर डाल लो। लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया, और बार बार लोगों के सवालों के कारण ये बहुत सीरियस थे। और उसी 89 के एंड आने से पहले पहले इन्होंने अग्नि को भी सफल बना दिया। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सबसे बड़ी सफलता है। बाकी सारे शक्तिशाली देशों को वो देख रहे थे, वो मिसाइल लॉन्च कर रहे थे, दूसरे महाद्वीप पे कैसे अटैक कर सके, इंडिया से मिसाइल छोड़े यूरोप तक पहुंच सके, अमेरिका तक पहुंच सके, दूसरे दूसरे महाद्वीप तक पहुंच सके। सब लोगों ने बड़ी तैयारी करी। इन्होंने 89 में अग्नि को जब लॉन्च किया तो रशिया, यूएस, चाइना, फ्रांस और यूके के बाद भारत छठा देश था जिसने इतने पावरफुल मिसाइल्स बनाए। मेरी बात समझिए, दुनिया भर के 250 देशों को पीछे करके अब्दुल कलाम थे जिन्होंने भारत को छठे रैंक पर लाके खड़ा किया। हाँ, ये कहते थे मिसाइल यूज नहीं करना है, लेकिन विराट रूप तो दिखाना है ना अपना। 10वें अध्याय के बाद जब भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन उबासी ले रहा, अर्जुन सीरियस नहीं ले रहा, तो मैं विराट रूप दिखाऊं। और जब कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, कृष्ण ने मारा नहीं किसी को, विराट रूप दिखाया, अर्जुन एकदम लाइन पे आ गया, बात समझ आ गई बात। इसीलिए कभी कभार बाजू का पाकिस्तान, चाइना जब आंख दिखाए तो विराट रूप दिखा दो, थोड़ी मिसाइल छोड़ देंगे, विराट रूप दिखा दो, अपने आप लाइन पे आ समझ आ गया, वापस आ जाओ, सॉरी। तो ऐसा अब्दुल कलाम जी ने स्ट्रांग बनाया। उनकी मेहनत 1993 में और रंग लाई जब पीएसएलवी को भी उन्होंने सफल कर दिया। आज वही कलाम जी की देन है कि पीएसएलवी से हमने 10 रुपए किलोमीटर के कम खर्च पे भी मंगल तक सफर पूरा कर लिया जी। 2014 में हॉलीवुड की मूवी में जितना खर्चा था उससे कम के अंदर तो हमने मंगल का सफर कर लिया। 2017 में ये अब्दुल कलाम जी थे जिनके चलते 104 सैटेलाइट एक रॉकेट से लॉन्च किए। दुनिया में सबसे सस्ता अफोर्डेबल प्रोग्राम ये अब्दुल कलाम जी की देन थी। 1979 में वही कलाम थे, वही भारत था, कोई देश मदद नहीं कर रहा था। ये 1979 था, और आज 2017 में ये कलाम जी की देन है जब दुनिया भर के देश इंडिया के पास आए, भाई हमारा भेज दो यार, अपने रॉकेट में हमारा भी भेज दो। हमने यूएस की मदद करी, नीदरलैंड की करी, स्विट्जरलैंड की करी, इजराइल की करी, कजाकिस्तान की करी, यूएई की करी, और हमारे 100 मिलाकर के 104 सैटेलाइट एक साथ भेजे थे। ये अब्दुल कलाम जी की देन है। अच्छा, वापस चलते हैं। 93 के पीएसएलवी जब उन्होंने इसको सफल बनाया, उसी समय न्यूक्लियर पावर की बातचीत दुनिया भर में बहुत हो रही थी। इन्होंने देखा कि भाई अमेरिका धमकियां भी बहुत दे रहा था। अब बात यह है कि धमकियों से डरना पुरुषार्थ से बेईमानी है, और जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरे वही सच्चा हिंदुस्तानी है। कलाम जी सच्चे हिंदुस्तानी थे। उन्होंने 3 तरकीबें अपनाई। पहली, जितने भी अपने साइंटिस्ट हैं उनको आर्मी की वर्दी में डाल दो, सैटेलाइट को समझ ही ना है कि भैया तो नॉर्मल आर्मी घूम रही है, ये कोई साइंटिस्ट थोड़ी है, ये तो नॉर्मल आर्मी है, पहला। दूसरा, जब भी ये कोई काम करेंगे उसी समय के बीच में करेंगे जब एक सैटेलाइट जाएगा और दूसरा आने वाला, उसके बीच में कर लेंगे। एक आएगा एक जाएगा, उसके बीच में कर लेंगे, एक आएगा एक जाएगा, उसके बीच में कर लेंगे। तो ये उतने ही टाइम में तैयारी करते थे। और तीसरा, काम खत्म होने के बाद जमीन को एकदम साफ सुथरा ऐसे सेट करते थे, जब सैटेलाइट आएगा पता ही नहीं चलता कुछ हुआ यहां पे, ओए आर्मी वाले आराम से घूम रहे हैं, अमेरिका को पता नहीं लगने दिया। 1992 से 97 लगातार उन्होंने काफी काम किए। आसपास के गांव और अन्य लोगों को कभी नहीं पता चला कि यहां हुआ क्या है, और यही मेहनत उनकी रंग लाई। 1998 में भारत ने ऑपरेशन शक्ति के नाम से परमाणु परीक्षण कर दिया, चुपचाप कर दिया। आज इन्हीं प्रयासों से भारत परमाणु समृद्ध बन पाया है। 5 देश थे उस समय में, फ्रांस था, यूएस था, रशिया, यूके और चाइना। ये 5 देश थे। हमें किसी से दिक्कत नहीं थी, हमें चाइना से दिक्कत थी, क्योंकि चाइना चुपचाप उस समय पाकिस्तान को भी परमाणु शक्ति दे रहा था। वो तो आपको पता ही है जी, है वो तो उसका नाजायज, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो उसके चक्कर में, पाकिस्तान और चाइना के चक्कर में यहां इंडिया ने काम पूरा कर दिया। उनके लगातार प्रयासों चलते 1997 के अंदर उनको भारत रत्न दिया गया। 41 साल तक उन्होंने भारत की सेवा करी। 1999 में वो रिटायर हुए। उन दिनों वाजपेयी जी एक्शन में चल रहे थे इधर, यहां ये रिटायर हुए, वाजपेयी जी एक्शन में। उन्होंने फोन मिला दिया, ओ हाँ भी कलाम जी, बात सुनो यार, अपना मंत्रिमंडल हम बना रहे हैं, तुम्हारे को हम मिनिस्ट्री देना चाहते हैं, आ जाओ यार। तुम बुद्धिमान आदमी हो, विजनरी लीडर थे। वाजपेयी जी अपने आप में विजनरी थे। बोले अब्दुल कलाम को लूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा, माइनॉरिटी भी हमारे साथ जुड़ेगी, बुद्धिमत्ता भी मिलेगी, इंटेलिजेंस भी बिल्ड होगा। अब्दुल कलाम जी को कन्विंस करने में लगे। कलाम जी बोले 1 दिन बाद बताऊंगा जी। 1 दिन बाद कलाम जी ने फोन कर दिया कि जी मैं अस्वीकार करना चाहता हूं।
और मिल करके फिर जाके बोला कि मुझको एक नई पीढ़ी तैयार करनी है जो भारत को विश्व गुरु बना सके। एक नई पीढ़ी तैयार करने के लिए मैं कॉलेजेस में पढ़ाना चाहता हूं। अपनी टीचिंग के प्रोफेशन के लिए अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु साउथ वापस चले गए। अगली बार यहां तो सब ठीक हो गया, अब जब राष्ट्रपति बनने का समय आया 2002 में, कई लोगों का नाम आया, बहुत सी चीजें आगे पीछे हुई, और उन्हीं दिनों जब वो नाम आया तो फिर से यहां घंटी बजती रही इनके ऑफिस के अंदर, कलाम जी के। और जब ऑफिस में घंटी बजती रही, किसी को नहीं पता चला, तो किसी ने, इनके वाइस चांसलर ने इनके यूनिवर्सिटी में जाके भाग के कलाम जी को बोला, अरे कलाम जी, आपके यहां प्रधानमंत्री जी का फोन आ रहा है बार बार। कलाम जी गए, उन्होंने फोन उठाया, तो नमस्कार, बातचीत शुरू हुई। तो वाजपेयी जी ने कहा, देखिए एक रिक्वेस्ट करूंगा, अब मना नहीं करना, पिछली बार आपने मना किया था, अब नहीं करना। तो कलाम जी ने पूछा, कहिए क्या रिक्वेस्ट है। वाजपेयी जी बोले, हम आपका नाम देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए रिकमेंडेशन देना चाहते हैं, आप हाँ कर दीजिए। अब्दुल कलाम जी मुस्कुराए और बोले, 1 घंटे का समय दीजिए। 1 घंटे के बाद वो वापस गए, उन्होंने फिर फोन किया और स्वीकार कर लिया, बोला ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूं। अब कलाम जी का राज्य अभिषेक होना था, जैसे भगवान राम का राज्य अभिषेक हुआ 14 साल के वनवास के बाद में। और भगवान राम जब वापस आए और उनका अभिषेक, तो अभिषेक के समय पर उनके भाई ने उनसे पूछा कि आप किस किस को राज्याभिषेक में बुलाना चाहते हैं। तो भगवान ने बोला, 14 साल में था नहीं, मेरे यहाँ कोई दोस्त है नहीं, और जो हमारे दोस्त थे उन सबको आप जानते ही हैं, आपने सबको इन्वाइट कर ही लिया होगा। और इतने में भगवान राम ने कहा, हाँ, पर इस वनवास के दौरान मेरा एक दोस्त बना था। वही शुरुआत के जो साल थे, उन दिनों एक नाविक हमें नदी पार कराया करता था, केवट। वो केवट ने हमारी बहुत मदद करी है, वो हमारा मित्र है। उस केवट को बुला के लाओ राज्याभिषेक में। और केवट को लाके सबसे आगे भगवान राम के उस राज्याभिषेक में बुलाया गया था। ठीक उसी प्रकार जब अब्दुल कलाम जी से पूछा गया कि अब आपका भी राज्याभिषेक हो रहा है, यू आर गोइंग टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और कलाम जी ने कहा, आपने जिस जिसको बुलाना था सबको बुला लिया है। मेरे 2 ही मित्र हैं। जब मैं साउथ में रहा करता था तो उस समय एक मोची, जो मेरे जूते बांधने में फटे जूते होते थे, उसने मेरी बहुत मदद करी, वो मेरा मित्र है, उसको बुला लीजिए। और एक ढाबे वाला जिसने उनको खाना खिलाया और कभी कभी 2 रोटी एक्स्ट्रा भी खिलाई, बोला उनको दोनों को जरूर बुला लीजिए। विनम्रता के उदाहरण खत्म थोड़ी होंगे। आमतौर पर जब व्यक्ति बड़ा होता है या राष्ट्रपति बन जाता है तो कहीं कहीं ट्रक लेकर के राष्ट्रपति भवन जाता है और कहीं मल्टीप्लाइड एक्स्ट्रा ट्रक लेकर के बाहर निकलता है। पर अब्दुल कलाम जी केवल एक मात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 सूटकेस से भवन में गए थे और निकलते वक्त 2 ही सूटकेस लेकर के भवन से वापस आए थे। उनकी कुल संपत्ति में क्या था? कुछ नहीं था। एक रामेश्वरम में उनका पैतृक घर जो उनके पिता ने बनाया था, 2500 उनकी किताबें, एक वीणा जिसको बजाने में उनको बड़ा आनंद आया करता था, वीणा बहुत बजाते थे, एक उनकी कलाई की घड़ी, एक सीडी प्लेयर जिसमें वो भजन सुना करते थे, एक लैपटॉप था, 6 कमीजें जिनमें 3 तो डीआरडीओ की दी थी, 3 उनकी खुद की थी, 4 पेंट थी टोटल, जो 2 डीआरडीओ की दी थी, 2 उनकी खुद की थी, 3 सूट थे और 1 जोड़ी जूता। हाँ, लेकिन उनके पास खास बात क्या थी? 40 डॉक्टरेट थी। खुद पीएचडी की पढ़ाई कभी नहीं करी, कोई मेडिकल पीएचडी की पढ़ाई नहीं करी, पर जिस यूनिवर्सिटी जाते थे लोग उन्हें डॉक्टरेट देते थे। लॉ, इंजीनियरिंग, साइंस, कितनी तरह की डॉक्टरेट, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर अवार्ड, रामानुजन अवार्ड, कई प्रकार के इनको अवार्ड मिले। उनकी एक खास बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, हालांकि वो मुसलमान थे लेकिन वेजिटेरियन थे। उनका बड़ा प्रेम था, एनिमल्स आर एंजल्स विद फर। पक्षी जगत पर्यावरण का सूचक होता है। कलाम जी क्या कहते थे? वो पर्यावरण का सूचक है, और अगर वो मुसीबत में है तो समझ लेना कि अब हमारे भी बुरे दिन दूर नहीं है। एक बार उनको जो डीआरडीओ की उनकी दीवार हुआ करती थी ना बाउंड्री की, तो उनको बोला गया सिक्योरिटी के लिए कांच वांच लगा दो। बोला बिल्कुल नहीं, ये बर्ड्स के लिए बड़ा हार्मफुल हो सकता है। उन्होंने मना कर दिया। और जिस समय वो प्रेसिडेंट बने थे, बाद में जब वो राष्ट्रपति भवन के अंदर मुगल गार्डन में जब वॉक किया करते थे ना, तो वो एक मोर को देखा जो ना मुंह खोल पा रहा ना बंद कर पा रहा है। स्पेशली उन्होंने वेटनरी डॉक्टर को बुला के देखा तो देखा मोर के गले में ट्यूमर है, ना मुंह खोल पा रहा है ना मोर मुंह बंद कर पा रहा है। उन्होंने इसका इलाज कराया। एक लीडर की महानता का इसी बात से पता चलता है कि वो किन लोगों की मदद कर रहा है जो बदले में उन्हें कुछ नहीं दे सकते। जब कोई लीडर ऐसे लोगों की मदद करता है जो बदले में कुछ नहीं दे सकता, वही एक महान लीडर की निशानी है। अच्छा, अब्दुल कलाम जी की एक बात मेरे दिल को छू गई। वो परिवारवाद नहीं, राष्ट्रवाद में बिलीव किया करते थे। जब वो राष्ट्रपति भवन में थे, See, he's a man of principle and therefore is always respected everywhere. उनके क्योंकि जो भाई थे ना, उनको बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे अपने भाई से, बचपन से ही प्रेम था। और उनके अपने सगे भाई का पोता दिल्ली के अंदर मुनीरका में किराए के कमरे पर रहा करता था। 2006 में जब कलाम ने एक दफा सारे परिवार को इनवाइट किया, क्योंकि उनका कोई परिवार वहां रहता नहीं था, वो राष्ट्रपति भवन में अकेले रहते थे, और जब एक बार उन्होंने सारे परिवार को बुलाया राष्ट्रपति भवन में, तो वो लोग 8 दिन तक रहे। और सारे परिवार, क्योंकि 10 भाई बहन थे ना, तो 52 लोग आए। और कलाम जी ने देखा बहुत खर्चा हो रहा है, तो उन्होंने चाय की प्याली तक का हिसाब रखना शुरू किया।
सब लोगों को उन्होंने अजमेर शरीफ प्राइवेट बस करके भेजा, उसका भी हिसाब रखना शुरू किया। उन्होंने अपने अकाउंटेंट से सारा हिसाब बनवाया और बोला कि ये कितना बना, तो देखा 3,52,000 रुपए का चेक उन्होंने अपनी तनख्वाह से काट के दिया और क्या कहा कि राष्ट्रपति भवन की जिम्मेदारी केवल राष्ट्रपति की होती है, पूरे परिवार की नहीं होती है। अब्दुल कलाम जी इतने विनम्र व्यक्ति थे, विनम्रता ताज के बिना राजसी गौरव है, वो ऐसी चीज है। महान व्यक्ति की महानता ही उसकी नम्रता है। डॉक्टर कलाम को एक बार आईआईटी बीएचयू के अंदर चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया और जब वहां पे आए तो वहां पे 7 कुर्सियां थी, बीच वाली कुर्सी थोड़ी ऊंची थी और जब बीच वाली कुर्सी ऊंची क्योंकि वो राष्ट्रपति थे, उनको बैठना था, उन्होंने बोला ना 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 कुर्सी हटाओ, बराबर की कुर्सी लगाओ। तो बोले नहीं सर ये स्पेशल कुर्सी है हमारे चीफ गेस्ट के लिए। तो वो समझ गए कि चीफ गेस्ट कौन होते हैं भैया, जो एजुकेशन में महागुरु है वही है। तो उन्होंने वाइस चांसलर को बोला आप आइए बैठिए। वाइस चांसलर घबरा गए, बोला राष्ट्रपति आप हैं, यू आर द फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री, आप बैठेंगे। बोला बिल्कुल नहीं। फिर उन्होंने अपनी कुर्सी हटवाई, बराबर की कुर्सी पे बैठे। कलाम जी ऐसे थे, ईमानदारी एक जादुई गुण है, यदि आपका हृदय ईमान से भरा है तो शत्रु का पूरा संसार आपके साथ खड़ा है। कहते हैं कि कोई भी पैतृक संपत्ति, माता पिता की दी हुई कोई भी पैतृक संपत्ति ईमानदारी के बराबर आपको अमीर नहीं बना सकती। सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति वही जो ईमानदार है, पूरा संसार आपके साथ खड़ा है। कलाम साहब तो एवर यूथफुल थे। 70 साल की उम्र में यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड उनको मिला। हमेशा जीवन में भगवत गीता और कुरान दोनों साथ में रखते थे। 83 वर्ष की उम्र में उन्होंने रिटायर नहीं किया, रिट्राई किया। He was not tired, he was inspired, he was not tired up, he was fired up। आंखों में रोशनी तो उनकी कम हो रही थी पर युवाओं के भविष्य को रोशन करने में लगे थे। उनके शरीर के पांव के कदमों की गति कम हो गई थी पर देश की समृद्धि की गति को बढ़ाने में लगे हुए थे। एक असाधारण, एक अनोखा, अस्वाभाविक, अलौकिक व्यक्तित्व के 2015 में हमेशा के लिए हमको अलविदा करके चले गए। और कहां गए? उसी IIM शिलोंग के अंदर आखिरी लेक्चर देते वक्त जैसे क्षत्रिय अपने युद्ध के मैदान में लड़ाई करते हुए वीर गति को प्राप्त करता है, ऐसे ही IIM शिलोंग के अंदर लेक्चर देने के बाद तुरंत वहीं लेक्चर देते वक्त जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, वैसे ही इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई कलाम नहीं होगा। स्विट्जरलैंड जैसा देश जो साइंटिफिक रिसर्च के मामले में 8वें पायदान पे आता दुनिया में, और जब वो 26 मई कलाम स्वयं जब उनके देश गए थे तो वही स्विट्जरलैंड उसको साइंस डे के रूप में मनाता है। यूएन उनके जन्मदिन को यूएनओ कहता है कि इसको हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाते हैं। बन जाती है परिभाषा भारत के सम्मान की जब जब बात होती है श्री APJ अब्दुल कलाम की।